Hello students, on behalf of Helix Institute, I welcome you all once again to नीट की तैयारी सीरीज। और आज इस सीरीज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है कॉम्प्लेक्स लाइफलेस मॉलिक्यूल्स जो लाइफ का बेसिस बनते हैं, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। और सोचने वाली बात तो ये है कि ये सारे बायोमोलिक्यूल्स केमिकल्स ही हैं, इसीलिए केमिस्ट्री के बिना लाइफ नहीं चल सकती। और हाँ, आज इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बायोमोलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, स्पेशल रेफरेंस टू कार्बोहाइड्रेट्स, जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। और पहला टॉपिक बेटा जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? पुरानी डेफिनेशन तो कहती थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, आज की डेट में ये डेफिनेशन रूल्ड आउट है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या? जिनमें एक से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप है और साथ में या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस वो हैं बेटा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को या तो राइट की तरफ रोटेट करते हैं या लेफ्ट की तरफ। दे कैन बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट की तरफ रोटेट करे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और जो लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं उन्हें हम लेवो रोटेटरी बोलते हैं। तो आइए देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनकी हाइड्रोलिसिस से इस तरह के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रिपेयर होते हैं, उन्हें भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो स्वीट टेस्टिंग हैं, जो मीठे हैं। घर में हम लोग जो चीनी यूज करते हैं सुक्रोज है, मिल्क में जो शुगर होती है लैक्टोज है, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी कहा जाता है। सैकराइड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक और नाम है। और सैकराइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं आगे मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स में। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकराइड्स मतलब जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिनको और ज्यादा यूनिट्स में तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें हम कहते हैं मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। और नेचर में लगभग 20 मोनोसैकराइड्स जो हैं वो नोन है। कॉमन एग्जांपल्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे ग्लूकोज को। ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं? जिनके हाइड्रोलिसिस से 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है ओलिगोसैकराइड्स। इनको फर्दर हम डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स, टेट्रासैकराइड्स में कैटेगराइज करते हैं। डाई मतलब 2। जो ओलिगोसैकराइड्स हाइड्रोलाइज होकर 2 यूनिट्स देते हैं उन्हें डाइसैकराइड्स कहा जाता है। जो 3 देते हैं उन्हें ट्राइसैकराइड्स कहा जाता है, इस तरह से। और पॉलीसैकराइड्स क्या हैं? जिनकी हाइड्रोलिसिस से ज्यादा मोनोसैकराइड यूनिट मिलते हैं, 10 से भी ज्यादा, उन्हें हम पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। और पॉलीसैकराइड्स स्वीट टेस्टिंग नहीं होते, इसीलिए उनको नॉन शुगर्स भी कहा जाता है। इसीलिए उनको नॉन शुगर्स भी कहते हैं। 3 तरह के आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है। यहां इस सेशन में हम मेनली ग्लूकोज के रिएक्शंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो ये होता है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है। यहां देखें तो ये अल्कोहल ग्रुप, ये दूसरा अल्कोहल ग्रुप, ये तीसरा और ये 4th अल्कोहल ग्रुप। ये चारों अल्कोहल ग्रुप बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पहले ये पहचानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, तभी तो उसके रिएक्शन स्टडी कर पाएंगे। तो हाँ, ग्लूकोज में हमारे पास ये कार्बन आगे 2 कार्बन्स को जुड़ा है, सो ये सेकेंडरी कार्बन है। ये अल्कोहल ग्रुप
सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी तरह से ये अल्कोहल भी सेकेंडरी है, ये भी और ये भी, लेकिन ये जो लास्ट वाला अल्कोहल ग्रुप है, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। प्राइमरी क्यों? ये कार्बन आगे एक ही कार्बन को तो जुड़ा है। तो हां, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये वाला। ग्लूकोज में ये 4 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है और एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिला ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन क्यों? क्योंकि इसमें कोई साइक्लिक रिंग नहीं बनी है, तो इसे ओपन चेन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनकी डी कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, हमने साथ साथ इनकी ऑप्टिकल रोटेशंस दी हुई हैं बेटा। ऑप्टिकल रोटेशन क्या? अभी जो आपको समझाया, डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस हैं उनकी ऑप्टिकल रोटेशन के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, और लेवो रोटेटरी जो है उसके लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं। यहां क्वेश्चन ये है कि इन कंपाउंड्स में से कितने ऐसे हैं जिनकी डी कॉन्फ़िगरेशन है। कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन डेक्स्ट्रो और लेवो नहीं होते, दे आर नॉट डेक्स्ट्रो और लेवो। कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखते हैं, आइए उसके लिए रूल समझे। अगर हमें मोनोसैकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है तो हमें लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढना पड़ेगा। अब ये एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है जी? एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब क्या? ऐसा कार्बन जो आगे 4 अलग अलग ग्रुप्स को जुड़ा हुआ है, उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सपोज मैंने कार्बन के साथ ये 4 ग्रुप्स लगा दिए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस कार्बन को जो चारों ग्रुप लगे हुए हैं, COOH ग्रुप, OH ग्रुप, मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, ये चारों अलग अलग ग्रुप हैं। इसीलिए ये जो कार्बन है, दिस इज अ कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं इसको। अब हमें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना है? हमें अपने मॉलिक्यूल में सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे वाला कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढना है, और हमें यह देखना है कि उसका जो OH ग्रुप है वो राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ। अगर OH राइट पर है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, यही OH अगर लेफ्ट की तरफ होता तो एल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती। साथ साथ ये भी जरूरी है कि जब हम ये कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप पे होना चाहिए। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन अगर मैं इस मॉलिक्यूल में बात करूं, हाँ, इसी के पास 2 ऑक्सीजन है इस फंक्शनल ग्रुप के पास, तो ये सबसे ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है और हाँ, ये टॉप पर है। इसी के साथ लेट्स गो टू द प्रीवियस क्वेश्चन एंड सी कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं यहां पर, देखिए पहला मॉलिक्यूल, क्या इसका मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप पे है? बिल्कुल है। अब इसका OH ग्रुप राइट की तरफ है, क्योंकि इसका OH ग्रुप राइट पर है, इसीलिए बेटा ये डी कॉन्फ़िगरेशन हुई। सेकंड मॉलिक्यूल को देखते हैं, ये रहा सेकंड मॉलिक्यूल। क्या इसका मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप पे है? बिल्कुल है। लोएस्ट कायरल कार्बन, अच्छा यहां तो एक ही कायरल कार्बन था तो हमने उसी से देख लिया, लेकिन यहां ये कार्बन कायरल नहीं है। क्यों नहीं है? CH2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन सेम है, जबकि कायरल कार्बन के साथ चारों अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं है तो लोएस्ट कायरल कार्बन ये वाला बनेगा। दिस इज द लोएस्ट कायरल कार्बन, और इस लोएस्ट कायरल कार्बन का OH ग्रुप राइट की तरफ है, इसलिए बेटा ये भी डी कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी डी कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली नेक्स्ट वन, सेम बात बेटा, ये रहा इसका लोएस्ट कायरल कार्बन, ये रहा इसका OH, और OH राइट पर है, इसीलिए ये भी डी कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? कौन कौन से ऐसे हैं जिनका डी कॉन्फ़िगरेशन है? सारे के सारे, ऑल दीज 3 मॉलिक्यूल्स हैव डी कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहां से आपने डी और एल कॉन्फ़िगरेशन सीखा,
कैपिटल डी और कैपिटल एल, डेक्स्ट्रो और लिवो नहीं होते। इसके साथ बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following statement is not true about glucose? पहला ऑप्शन कहता है इट इज एन एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज, यस, अभी पता कर लेते हैं। एल्डो मतलब एल्डिहाइड, क्या ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है? बिल्कुल है। हेक्सोज मतलब क्या उसमें 6 कार्बन एटम है? बिल्कुल है। लेकिन कि बाकी के ऑप्शंस में कुछ रिएक्शंस की बातें की हुई है, जिसके लिए हम ग्लूकोज के रिएक्शन स्टडी करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ये देखिए ग्लूकोज के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये रहा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और इसके साथ रिएक्शंस कौन कौन से हो रहे हैं। पहला रिएक्शन, अगर हम ग्लूकोज को HI से ट्रीट करते हैं तो HI से ट्रीट करने पर N हेक्सेन बन जाती है। इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला? इस रिएक्शन से हमें यह पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। एक्चुअली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इसी तरह से दिया गया था क्योंकि वो HI के साथ N हेक्सेन बनाता है, तभी तो ये कहा गया कि हाँ ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कौन रिएक्ट करता है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है बेटा अल्कोहल, और अल्कोहल और एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करके एसाइलेशन रिएक्शन दिखाते हैं, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन कुछ इस तरह का है कि जहां पर अल्कोहल का OH ग्रुप है उसका H जो है वो निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, और इस हाइड्रोजन की जगह पर जो CH3CO है एसाइल ग्रुप आ जाएगा। इसीलिए जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से तो हमें जो मिलता है, जहां जहां OH ग्रुप था उसकी जगह OCOCH3, ये जो बना ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है। पेंटा मतलब 5, इसमें 5 एसिटेट ग्रुप आए। इसी से तो पता चला कि ग्लूकोज में 5 अल्कोहल ग्रुप है। सो ग्लूकोज हैज 5 अल्कोहलिक ग्रुप, क्योंकि पेंटा एसिटेट की फॉर्मेशन हुई इसलिए। अगला रिएक्शन है बेटा HCN के साथ। HCN के साथ रिएक्शन होता क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप, हमने इसको ट्रीट किया HCN के साथ, ये C डबल बॉन्ड O पोलराइज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। HCN का H पॉजिटिव ये जाता है ऑक्सीजन को और साइनाइड जाता है कार्बन को, और जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम कहते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन क्या कंफर्म करती है? साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हमको ये बताती है कि ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि इसमें पक्का एल्डिहाइड ही है। हाँ, कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म हो गया है। कार्बोनिल मतलब या तो एल्डिहाइड या कीटोन। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन बताती है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। साइनोहाइड्रिन से सिमिलर एक और रिएक्शन है बेटा हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन। NH2OH को हम हाइड्रोक्सिलमीन कहते हैं। हाइड्रोक्सिलमीन में होता क्या है कि इस हाइड्रोक्सिलमीन के 2 हाइड्रोजन और उधर से यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप का एक ऑक्सीजन, इसका लॉस हो जाता है। ये जो आपके पास बेटा CHO ग्रुप है, इसमें से यहां से आपका ऑक्सीजन निकल जाएगा और यहां से 2 हाइड्रोजन, ये वाटर यहां से निकल गए। इसीलिए आपके पास जो बना दैट इज कॉल्ड ग्लूकोक्साइम। अगेन ऑक्साइम फॉर्मेशन एल्डिहाइड कीटोन दोनों दिखाते हैं, तो इससे भी यही कंफर्म हुआ कि ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं जी। फेलिंग्स या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ क्या हुआ? फेलिंग्स या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था ये ऑक्सीडाइज हो गया और कन्वर्ट हो गया बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये टेस्ट या ये रिएक्शन मेनली एल्डिहाइड्स ही दिखाती हैं। यहां इस रिएक्शन से ये कंफर्म हुआ कि हां ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। फेलिंग्स या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ जब ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते
तो रेड प्रेसिपिटेट भी मिलते हैं कॉपर ऑक्साइड के, रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड। इसी तरह से बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ भी सेम यही प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम ग्लूकोनिक एसिड है। ग्लूकोनिक एसिड में बस ये हुआ है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है दैट हैज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। टॉलन्स रिएजेंट के साथ भी ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। टॉलन्स रिएजेंट क्या होता है? टॉलन्स रिएजेंट अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट है। अमोनियकल मतलब जिसमें अमोनिया है, सिल्वर नाइट्रेट जिसको AgNO3 कहते हैं। तो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलन्स रिएजेंट, ये भी एक टेस्ट है एल्डिहाइड्स के लिए। और जब ग्लूकोज टॉलन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोनिक एसिड तो देता है, साथ साथ सिल्वर मिरर भी देता है। ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में भी तो पढ़ते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, विच इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। बेटा इन सब रिएक्शन से फेलिंग्स, ब्रोमीन वाटर, टॉलन्स, इन सब रिएक्शन से ये बात प्रूव हो गई कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अब कंफर्म हो गया कि हाँ ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। एक और रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, ये जो फेलिंग्स, टॉलन्स, बेनेडिक्ट्स और ब्रोमीन वाटर है, ये थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं? ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड COOH में ऑक्सीडाइज करा देते हैं। लेकिन नाइट्रिक एसिड इन सब के मुकाबले में थोड़ा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड क्या करता है? एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल ही देता है, लेकिन साथ साथ क्या करता है कि ये जो लास्ट वाला प्राइमरी अल्कोहल था, देखो इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम ग्लूकैरिक एसिड है। अगर हम ग्लूकोनिक एसिड पे भी नाइट्रिक एसिड डालेंगे तब भी हमें ग्लूकैरिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। ग्लूकोनिक एसिड टू ग्लूकैरिक एसिड भी हो जाएगा, इस तरह से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे किसके? ग्लूकोज के। अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। क्या ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है? यस। 6 कार्बन्स एंड एल्डिहाइड, तो हाँ एल्डोहेक्सोज तो है जी। क्या HI के साथ उसने N-हेक्सेन बनाया? बिल्कुल। क्या वो बेनेडिक्ट्स टेस्ट नहीं दिखाता? ये गलत स्टेटमेंट हो गई बेटा। अभी अभी हमने डिस्कस किया ग्लूकोज तो बेनेडिक्ट्स टेस्ट दिखाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एक और यहां पे लिखा है ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। 2,4-DNP का फुल फॉर्म है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ये टेस्ट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं लेकिन ग्लूकोज नहीं देता। अभी उसको डिस्कस भी करेंगे कि किस वजह से ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बेनेडिक्ट्स टेस्ट जो है वो ग्लूकोज दिखाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कौन सा ऐसा पेंटाहाइड्रोक्सी एसिड है उसका फॉर्मूला चाहिए जो ग्लूकोज बनाता है जब उसे ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। अभी अभी हमने देखा ग्लूकोज का नाइट्रिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन था। ग्लूकोज का नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन है कि ग्लूकैरिक एसिड मिलता है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालें? बेटे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। यहां इस रिएक्शन में हुआ क्या है, ध्यान से देखिए। एक एल्डिहाइड ग्रुप था CHO, वो चेंज हो गया बेटे COOH में, तो एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। फर्स्ट कार्बन पे तो बस ये हुआ कि एक ऑक्सीजन बढ़ गया। अभी 6 ऑक्सीजन थे ग्लूकोज में, एक ऑक्सीजन बढ़ने से बेटे वो 7 हो गए हैं। लेकिन लास्ट कार्बन को भी तो देखना पड़ेगा। CH2OH से वो COOH बन गया है, OH तो OH ही रहा। यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं और उसकी जगह पर एक ऑक्सीजन आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कार्बन को कुछ नहीं हुआ, वो 6 रहे। ऑक्सीजन पहले 6 थे, 2 ऑक्सीजन बढ़ गए हैं। कौन से? फर्स्ट कार्बन पे और एक लास्ट कार्बन पे, तो 8 हो गए। हाइड्रोजन 12 थे लेकिन ये 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या मिला बेटा? C6H10O8। इसीलिए
हमारे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं जी। C6H10O8 इज द आंसर। ये ग्लूकारिक एसिड है जो ग्लूकोज का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन जब होता है तब बनता है। इसके साथ चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हम सिर्फ उनके ओपन चेन स्ट्रक्चर से, ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से जस्टिफाई नहीं कर सकते? कौन सी ऐसी बातें हैं जो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से प्रूव नहीं होती? ये देखते हैं। ग्लूकोज डज नॉट गिव शिव्स टेस्ट। बेटा शिव्स टेस्ट एल्डिहाइड्स देती हैं, कीटोन्स नहीं देते। वैसे तो ग्लूकोज एल्डिहाइड है तो उसे शिव्स टेस्ट देना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ही यही है, ग्लूकोज शिव्स टेस्ट नहीं देता। ये बात हम उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। ग्लूकोज के दो अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जी, अल्फा और बीटा फॉर्म्स। और ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट है वो ऑक्साइम नहीं बनाता। वापस ग्लूकोज के रिएक्शंस देखें, ये ग्लूकोज के रिएक्शन देखें तो ये रहा जी ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट। अगर ग्लूकोज का सिर्फ अगर ग्लूकोज का सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर ही ट्रू होता, इस हिसाब से इसमें अभी भी एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसे ऑक्साइम बना देना चाहिए, लेकिन ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट ऑक्साइम नहीं बनाता। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस हैं बेटा। क्या है ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस? देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। ओपन चेन स्ट्रक्चर से ग्लूकोज की काफी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो गई, लेकिन ये तीन बातें एक्सप्लेन नहीं हुई। 1, एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। अभी बात कर रहे थे हम 2,4-DNP टेस्ट, वो नहीं देता। शिव्स रिएजेंट टेस्ट भी नहीं देता और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी नहीं रिएक्ट करता। ये तीनों ही रिएक्शंस ऐसे हैं जो एल्डिहाइड्स दिखाती हैं मगर ग्लूकोज नहीं दिखाता। दूसरा, ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट है वो हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ऑक्साइम नहीं बनाता। और तीसरा, ग्लूकोज के दो फॉर्म्स है जी, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। अल्फा और बीटा फॉर्म के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, उनको अलग अलग तरह से क्रिस्टलाइज आउट कर सकते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं फर्स्ट कार्बन के डिफरेंस की वजह से। ये तीनों बातें ऐसी हैं जो हम ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से प्रूव कर ही नहीं सकते। तो पहले तो हम अपने क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं। ग्लूकोज डज नॉट गिव शिव्स टेस्ट, बिल्कुल ये इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ग्लूकोज दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये भी नहीं हो सकता। और पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलमीन से रिएक्ट नहीं करता, ये भी नहीं। इसीलिए बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर तो 4 रहेगा। अब सवाल ये है कि ये सारी बातें ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से तो जस्टिफाई नहीं होती, तो फिर कैसे जस्टिफाई होंगी वो आगे समझते हैं। पहले एक और क्वेश्चन की तरफ चलें। जो टेस्ट ग्लूकोज नहीं दिखाता, कौन से ऐसे टेस्ट हैं? क्या ग्लूकोज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दिखाता है? हाँ, ग्लूकोज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट तो दिखाता है, लेकिन अभी अभी हमने डिस्कस किया शिव्स रिएजेंट टेस्ट ग्लूकोज नहीं दिखाता। HCN के साथ हाँ वो साइनोहाइड्रिन बनाता है। हाइड्रोक्सिलमीन के साथ अभी डिस्कस किया ऑक्साइम बनाता है, लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। ये देखिए बेटा नीट 2024 का क्वेश्चन। ये रिएजेंट्स ऐसे हैं जिनसे ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता। कौन से? शिव्स रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया बी एंड ई। अब समझते हैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। और ये देखिए उसके लिए आ गया क्वेश्चन, कौन सा ऐसा OH ग्रुप है ग्लूकोज का जो साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है? पहले तो ये जरा ये समझे कि हेमी एसिटल कैसे बनती है। बेटा हेमी एसिटल में हेमी एसिटल की फॉर्मेशन के लिए एक एल्डिहाइड होता है और एक अल्कोहल। ये जो अल्कोहल ग्रुप है ये ROH बेटा अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप जाके ऐड होता है एल्डिहाइड ग्रुप पर।
एडिशन कैसे होती है ये भी समझते हैं। ये C डबल बॉन्ड O पोलराइज हो जाता है, इस ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। वो जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है उस पर अटैक करता है H पॉजिटिव, और जो OR नेगेटिव है एल्कोक्साइड ग्रुप, ये अटैक करता है कार्बन पर। और हेमी एसिटल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हुई कि कार्बन के साथ एक OH ग्रुप आ गया है और एक OR ग्रुप आ गया, इसको हम हेमी एसिटल कहते हैं। अब देखा जाए तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ग्लूकोज में अल्कोहल ग्रुप भी है। यही तो रीजन है कि ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। वो कैसे? ये ग्लूकोज, ये उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये जो 5th कार्बन है इसका जो अल्कोहल ग्रुप है ये रिएक्ट करता है जी 1st कार्बन के साथ। किस तरह से? ध्यान से देखो, ऑक्सीजन अटैकिंग द कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है ये अटैक करता है जी ऑक्सीजन पर। रिजल्ट ये होगा कि इस ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा, ये OH ग्रुप बन जाएगा, और इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन एक साइक्लिक रिंग बना लेगा कुछ इस तरह से। ये देखो ऑक्सीजन ने साइक्लिक रिंग बना ली, ये दोनों अल्फा और बीटा ग्लूकोज बने। यहां से ये भी तो हुआ कि जब 1st कार्बन के ऊपर एडिशन हो गई है तो 1st कार्बन पर भी H और OH ग्रुप आ गए, और ये H और OH ग्रुप दोनों तरह से अरेंज हो सकते हैं, या तो OH राइट की तरफ जिसे हम अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, या OH लेफ्ट की तरफ जिसे हम बीटा ग्लूकोज कहते हैं। ये जो साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन है ये हेमी एसिटल बन गई, और इससे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन गया। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसको हम हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला से भी दिखा सकते हैं। हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम इस स्ट्रक्चर को पायरानो स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि पायरान एक कंपाउंड है जिससे सिमिलैरिटी की वजह से हम 6 मेंबर्ड रिंग जो बनाते हैं ना बेटा, वो पायरान से सिमिलर है, इसी वजह से नाम पायरानोस देते। पहले देखिए ये पायरान का स्ट्रक्चर, पायरान में 6 मेंबर्ड रिंग, 5 पोजीशन पे कार्बन और 1 पोजीशन पर ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का भी पायरानो स्ट्रक्चर इसी तरह बनाया जाता है। ये देखो जी 6 मेंबर्ड रिंग, 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन, 5 पोजीशंस पर कार्बन। अब ये बनाए कैसे ये समझते हैं। ये देखो जी ये है अल्फा ग्लूकोज। सिंपल रूल, जो चीज राइट पे आ रही है उसे आप नीचे की तरफ लिखेंगे, और जो लेफ्ट पे आ रही है उसे आप ऊपर रखेंगे। ऊपर से आपने 1st कार्बन शुरू करना है, और पायरानो स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के इधर राइट साइड साथ वाले कार्बन से 1st, ये 1st कार्बन। ध्यान से देखो H ऊपर OH नीचे, और ये अल्फा ग्लूकोज है। वापस इस पे जाते हूं, 1st कार्बन, ये H ऊपर और OH नीचे। OH राइट पे है ना तो नीचे रखा, H लेफ्ट पे है तो ऊपर रखा। इसी तरह से बाकी कार्बन्स में भी हम यही करेंगे कि जो राइट पे है उसे नीचे रखेंगे और जो लेफ्ट पर है उसे ऊपर। ये जो CH2OH ग्रुप है, अब ये बाय डिफॉल्ट बाय रूल हम इसको ऊपर ही रखते हैं। ये देखिए CH2OH। तो यहां हमने हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले बना दिए अल्फा ग्लूकोज के लिए भी और बीटा ग्लूकोज के लिए भी। ये हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले जो हैं ये हेमी एसिटल फॉर्म्स जो हैं उसी के लिए बने। और ये जो दोनों अल्फा और बीटा ग्लूकोज हैं इन्हें एनोमर्स कहते हैं। एनोमर क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर जो C1 पर पहले कार्बन पर डिफर करते हैं उन्हें एनोमर्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स। अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं। यहां से आपने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर सीख लिया और उसकी हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले भी सीख लिए। अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। कौन सा ऐसा OH ग्रुप है जो इन्वॉल्व था हेमी एसिटल फॉर्मेशन? अभी हमने सीखा बेटा जो 5th कार्बन एटम पर OH ग्रुप है वो हेमी एसिटल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया OH at C5। अब बढ़ते हैं आगे।
अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या हैं? अभी अभी हमने सीखा, वो एनोमर्स हैं। एनोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर जिनमें डिफरेंस सिर्फ पहले कार्बन पर है, बाकी कार्बन जो हैं वो सेम है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। इसीलिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है ये एनोमर्स। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो सुक्रोज के लिए करेक्ट हैं? इसके लिए हमें सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की बात करनी पड़ेगी। आइए देखें। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइज करते हैं या तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में या एसिड्स की प्रेजेंस में, और दो मॉलिक्यूल देते हैं, या तो सेम या डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स का। जो दो मोनोसैकेराइड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिस बॉन्ड से, जिस लिंकेज से, बेटा उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और ये लिंकेज इस तरह से बनती है कि दो मोनोसैकेराइड्स को आमने सामने रखते हैं और वहां से एक वाटर लॉस करा देते हैं बाय द लॉस ऑफ वाटर। और ये बॉन्ड या लिंकेज ऑक्सीजन के थ्रू दोनों मोनोसैकेराइड्स के बीच में बन जाती है। अगर सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज एक कॉमन डाइसैकेराइड है। इसकी हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। डी ग्लूकोज का मतलब OH राइट पे है, प्लस का मतलब ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बिल्कुल है जी। और फ्रक्टोज के साथ आप देखो माइनस साइन लगाया है, फ्रक्टोज इज लेवोरोटेटरी, बिल्कुल ठीक है, फ्रक्टोज लेवोरोटेटरी ही होता है। ये सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज बना। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या है ये समझते हैं। केन शुगर सुक्रोज ही है, इन्वर्जन वर्ड क्यों यूज किया ये समझने वाली बात है। सुक्रोज की ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव है, यानी सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन +66.5 डिग्री है। जो प्रोडक्ट मिले उसमें ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन +52.5 डिग्री और फ्रक्टोज की -92 डिग्री है। ये पॉजिटिव में है, डेक्स्ट्रो +52.5, लेवो -92, ओवरऑल तो मिक्सचर लेवो रोटेटरी हो गया। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, प्रोडक्ट मिक्सचर लेवो रोटेटरी है। क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन इन्वर्ट हो गई है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहते हैं। साथ साथ एक और चीज सीखेंगे, रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। अभी ग्लूकोज के रिएक्शंस में हमने फेलिंग्स, टॉलन्स इनकी बात की। रेड्यूसिंग शुगर वो है जो फेलिंग्स टॉलन्स टेस्ट पॉजिटिव दिखाती है। मतलब ये कि जिनको फेलिंग्स और टॉलन्स ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, क्योंकि ये शुगर को ऑक्सीडाइज करा देते हैं, तो शुगर जो है फेलिंग्स और टॉलन्स को रेड्यूस कर देती है, इसीलिए वर्ड यूज किया रेड्यूसिंग शुगर। बेटे सिंपल रूल, सारी मोनोसैकेराइड्स रेड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, सारी मोनोसैकेराइड्स होती हैं बेटे रेड्यूसिंग शुगर्स। अब डाइसैकेराइड्स में हमें यह देखना पड़ेगा कि वो रेड्यूसिंग है या नहीं। डाइसैकेराइड्स में कैसे पता चलेगा? अगर जो दो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिन कार्बन से वो एक दूसरे को बॉन्ड बनाते हैं, अगर वो कार्बन एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बन्स हैं, तो फिर वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। अगर एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी कार्बन नहीं बचा, तो वो शुगर रेड्यूसिंग शुगर नहीं होगी। सुक्रोज कैसे बनती है? सुक्रोज बनती है बेटा ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से, और जो लिंकेज बनती है वो ग्लूकोज के C1 और फ्रक्टोज के C2 से बनती है। अब ग्लूकोज के C1 पे तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के C2 पे कीटोन ग्रुप होता है। ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप यूज हो गया जी, फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप यूज हो गया। एल्डिहाइड कीटोन दोनों तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। इसीलिए बेटा सुक्रोज जो है वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। वो क्या है? नॉन रेड्यूसिंग शुगर।
इसके साथ वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर बराबर बराबर मोल्स, इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है डी प्लस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो ठीक था, लेकिन ध्यान दीजिए यहां डी प्लस फ्रक्टोज लिखा है, फ्रक्टोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो, माइनस मतलब लेवो। इसी वजह से ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरा, जो दो मोनोसैकेराइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड कहते हैं, हाँ ये ठीक है। लेकिन ग्लूकोज का C1 यूज होता है और फ्रक्टोज का C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज होना चाहिए था बेटा, अल्फा डी नहीं, सेकंड कार्बन से बॉन्ड बनाता है तो वो बीटा होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रेड्यूसिंग ग्रुप्स यानी C1 और C2 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, बिल्कुल ठीक है। और जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज होता है फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लिवो। हमें पूछा था कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो बेटा इनमें से सी और डी दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, हमारा आंसर हो गया 2। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट। आइए देखें ये फिनोमेना क्या है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो शुरू में उनकी ऑप्टिकल रोटेशन कुछ और है और टाइम के साथ साथ उस सॉल्यूशन की ऑप्टिकल रोटेशन बदलती जाती है और चेंज होकर एक इक्विलिब्रियम वैल्यू पे आके रुक जाती है। इसको प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस चेंज, स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। क्यों होती है म्यूटा रोटेशन? ग्लूकोज शोज म्यूटा रोटेशन, वो म्यूटा रोटेशन दिखाता है। एक्चुअली ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब हम उसकी सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर में खुल जाता है और उस ओपन चेन स्ट्रक्चर के थ्रू अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अल्फा वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर खुलेगा, ओपन चेन बनाएगा, ओपन चेन से फिर बीटा स्ट्रक्चर बनेगा, बीटा से वापस अल्फा। हम ये कहते हैं कि ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर के थ्रू अल्फा और बीटा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसीलिए अगर हम अल्फा ग्लूकोज से शुरू करें या हम बीटा ग्लूकोज से शुरू करें, थोड़ी देर बाद हमें उन दोनों का एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिल जाता है। ऑप्टिकल रोटेशन का भी कुछ ऐसे ही है ना बेटा, कि शुरू में अल्फा या बीटा ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन अलग थी, टाइम के साथ साथ क्योंकि उन दोनों का मिक्सचर मिल गया तो अब उस मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट है और इसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या था? ये चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन को क्या कहते हैं हम? म्यूटा रोटेशन। तो क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाते हैं? पहले का पुराना नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल रूल है, जितनी भी रेड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स हैं और रेड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स हैं वो सब म्यूटा रोटेशन दिखाती हैं। क्योंकि सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग है, अभी सीखा, तो सुक्रोज जो है वो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। इसके साथ हम बढ़ेंगे आगे। कौन से ऐसे कंपाउंड है जो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं? अब इसे समझने के लिए हम समझते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटा? अमीनो और एसिड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अमीनो ग्रुप भी है और जिसमें एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, उसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। यस, दे हैव अमीनो फंक्शनल ग्रुप एंड दे हैव कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बनते हैं
या प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अमीनो एसिड्स को हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इन सब में कैटेगराइज कर सकते हैं इस बेसिस पर कि जिस कार्बन को NH2 और COOH लगा है उसके बीच में कितने कार्बन है। ये जो बना इसको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं बेटा। क्यों अल्फा? इसी कार्बन पर COOH है और इसी कार्बन पर CH2 है, इसीलिए बेटा अल्फा अमीनो एसिड। और अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस से हमको अल्फा अमीनो एसिड्स ही मिलते हैं। वैसे इनमें कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ज्विटर आयन क्या है। अमीनो एसिड ज्यादातर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, पानी में भी घुल जाते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। अब ये जो बिहेवियर है ये किस वजह से है, क्यों उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्यों वो पानी में घुल जाते हैं? ये बिहेवियर इस वजह से है कि जो NH2 ग्रुप है वो एक बड़ा ही बेसिक ग्रुप होता है। केमिस्ट्री में हम तो पढ़ते ही हैं कि ये काफी अच्छा बेस है। और उधर से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑर्गेनिक में देखा जाए तो ये काफी अच्छा एसिड है। एसिड क्या है? जो H पॉजिटिव दे दे। बेस क्या है? जो H पॉजिटिव ले ले। एक्चुअली अमीनो एसिड्स में COOH और NH2 आपस में ही प्रोटॉन का लेना देना कर लेते हैं। COOH अपना प्रोटॉन छोड़ देता है और NH2 उसी प्रोटॉन को गेन कर लेता है। ये देखिए इसमें से H पॉजिटिव निकल गया तो ये COO नेगेटिव बच गया और NH2 ने H पॉजिटिव गेन कर लिया तो ये NH3 पॉजिटिव बन गया। बेटे इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। ज्विटर आयन, इंटरनल सॉल्ट, डाइपोलर आयन सब इसी का नाम है। तो हाँ, अमीनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अभी पहले हम अपने क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कौन से ऐसे कंपाउंड है जो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? पहला मॉलिक्यूल है एनिलिन। एनिलिन क्या होता है? एनिलिन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, इसमें सिर्फ अमाइनो ग्रुप है, ये अमीनो एसिड नहीं है। एसिटानिलाइड क्या है? एसिटानिलाइड ये होता है NHCOCH3, ये भी अमीनो एसिड नहीं है। तीसरा है ग्लाइसिन। हाँ, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये रहा ग्लाइसिन, NH2CH2COOH। और हाँ, ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो आपके पास NH2 है ये NH3 पॉजिटिव बन चुका और जो COOH है वो COO नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा आंसर मिल गया हमें ग्लाइसिन। वैसे बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन पर COOH लगा हुआ है। तो यस, यहां से हमने अमीनो एसिड्स के बारे में सीखा, उनके ज्विटर आयन कैरेक्टर के बारे में भी सीख लिया। और ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ही कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर अभी हमने डिस्कस किया, ऐसा एटम जिसको 4 अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं। पहला हमें जो दिया है दैट इज एलेनिन। एलेनिन एक अमीनो एसिड है। ये है बेटा एलेनिन का स्ट्रक्चर। इसमें इस कार्बन पर एक COOH है, एक NH2, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन। हाँ, ये ज्विटर आयन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा डेफिनेटली। लेकिन ध्यान से देखें तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, मिथाइल, NH2, COOH चारों अलग अलग ग्रुप है। इसीलिए तो बेटा ये कार्बन कायरल कार्बन है। ये कार्बन क्या है? कायरल कार्बन। और इसमें एक ही कायरल कार्बन है। तो यहां से हमें क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। एलेनिन हैज ओनली 1 कायरल कार्बन। एक्चुअली ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उनका ये वाला बेटा जो अल्फा कार्बन है ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन। और हाँ, इनके डी फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करते हैं और इनके
एल फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ये थी बेटा अमीनो एसिड्स। इसकी बाकी ऑप्शंस आप ऑलरेडी अभी इसी सेशन में हम ग्लूकोज की बात कर चुके हैं, फ्रक्टोज की बात भी कर चुके हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी कायरल सेंटर है। अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करूं तो उसमें 4 कायरल सेंटर है, बीच वाले चारों कार्बन। इसी तरह फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में 3 कायरल सेंटर है। लेकिन यहां सवाल यह था कि किसमें सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, तो हमारा आंसर एलेनिन है। ग्लाइसिन में कोई कायरल सेंटर नहीं है। अभी हमने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाया बेटा, तो ग्लाइसिन में कोई कायरल सेंटर नहीं है, इट हैज 0 कायरल सेंटर। और विद दिस द सेशन कम्स टू एन एंड। थैंक यू सो मच, और आप सब स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग नीट एग्जाम। थैंक यू।